आज की हमारी क्लास रहेगी BSOC 133 के भाई मेरे। हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यही सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। एग्जाम में भाई मेरे आपको यही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, वर्ग, समाज और श्रम विभाजन पर, यानी क्या क्या वर्ग हो, समाज हो, श्रम विभाजन हो, इस पर भाई मेरे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमाइल दुर्खिम के विचारों की तुलना कीजिए, इनका कंपैरिजन करो। भाई मेरे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इनके जो दुर्खिम के विचार हैं ये भाई मेरे वर्ग पर, समाज पर और श्रम विभाजन पर इनके विचारों को बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा समाज शास्त्र में भाई मेरे तीन लोग सबसे बड़े माने जाते हैं, तीन विद्वान कह सकते हो या तीन विचारक जो है वो भाई मेरे समाज शास्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमाइल दुर्खिम। और कह सकते हैं इन तीनों ने समाज कैसा होना चाहिए, समाज की संरचना पर, वर्ग यानी क्लास पर, श्रम विभाजन पर और धर्म पर कह सकते हैं कि भाई इनके विचार जो है कह सकते हो कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया कि समाज शास्त्र में तीन विद्वानों की जैसे मैंने आपको बातें बताई। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, इनकी क्या बतानी है, इन्होंने समाज संरचना के ऊपर क्या बताया है, यानी कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर या अगर मैं बात करूं तो कह सकते हो कि दुर्खिम, इनके विचार बताने हैं कि भाई इन चीजों पर क्या, वर्ग के बारे में तीनों क्या सोचते हैं, समाज के बारे में तीनों का विचार क्या है, एकात्मकता को लेकर के इनके विचार क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कार्ल मार्क्स के विचार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। किसके विचार देखेंगे, कार्ल मार्क्स के विचार क्या भाई मेरे वर्ग पर, वर्ग के आधार पर। देखो कार्ल मार्क्स कहता है भाई जो उत्पादन है, यानी जो उत्पादन किया जाता है वो पूरी तरीके से क्या है, एक प्रकार से वर्ग के आधार पर बटा हुआ है। कार्ल मार्क्स का मानना था भाई मेरे समाज में दो वर्ग बन गया, एक तो पूंजीपति है, दूसरा सर्वहारा है। एक तरफ तो पूंजीपति है जिसने भाई कंपनी खड़ी कर दी है, जिसने इंडस्ट्री खड़ी कर दी है और उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा। दूसरा तरफ भाई मजदूर वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज में दो वर्ग बन गया। दो वर्ग कौन कौन सा बन गया, एक तो भैया मेरे पूंजीपति बन गया जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दी है, जिसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है, पूंजीपति वर्ग है जो समाज में शोषण करा, किसका, मजदूरों का शोषण करता है समाज में। दूसरा वर्ग क्या भाई, मजदूर है। और इसी कारण से कह सकते हैं हमारे समाज में संघर्ष है, यानी समाज में जो संघर्ष है वो वर्ग के कारण हो रहा है, क्योंकि समाज दो वर्गों में बट गया ना। एक तो एक वर्ग को बोलता है कि वो क्या है, पूंजीपति है, यानी जिसने इंडस्ट्री लगाई, जिसने कंपनी लगाई, जिसका कह सकते हैं भाई सारा कंट्रोल है, पूंजीपति पैसे वाला आदमी है। और दूसरा समाज में कह सकते भैया सर्वहारा मतलब भैया मजदूर वर्ग, यानी कार्ल मार्क्स कह रहा है दूसरा वर्ग समाज में कौन है, मजदूर है। मजदूर का भैया मजदूर कौन है, जिसका शोषण होता है, जिसका दमन होता है, जिसको कह सकते कंपनियों में घंटों घंटों काम करवाया जाता है और उसको बहुत ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो समाज में क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया है। समाज जो है क्या हमारा दो वर्गों में बंट चुका है। इसलिए कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि भाई समाज में वर्ग संघर्ष है। ठीक है, यानी मजदूर कह सकते हैं, मजदूर और पूंजीपति में एक प्रकार सा कह सकते हैं लड़ाई है। ठीक है, मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के लड़ रहा है, लेकिन जो पूंजीपति है उसने भाई मेरे सभी चीजों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। पूंजीपति के पास भाई पैसा है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में क्लास हो गई, दो वर्ग बन गए, एक तो भाई मजदूर बन गया, दूसरा पूंजीपति बन गया। इनों में क्या संघर्ष है। अगला देखेगा समाज के बारे में कार्ल मार्क्स के अब क्या विचार है। कार्ल मार्क्स कहता है जो समाज है वो आर्थिक रचना पर आधारित है, यानी इकोनॉमिकल सोसाइटी जो है उसका आधार है। यानी समाज का बेस क्या है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि आर्थिक आधार भाई मेरे समाज का बेस है। हमारा जो समाज है, चाहे समाज में भाई राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कानून हो, यहां पर भाई मेरे आर्थिक संरचना है जो भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, उसी का प्रभुत्व समाज पर भी दिखाई देगा, राजनीति पर भी दिखाई देगा, धर्म पर भी दिखाई देगा। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समाज है, जो सोसाइटी है वो आर्थिक आधार पर है। इसलिए यही तो बोल रहे हैं भाई कि समाज में दो वर्ग हो गया ना, एक तो पूंजीपति है और दूसरा मजदूर है। ये तो वर्ग के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ है, दो वर्ग हैं। दूसरा क्या कि समाज पूरी तरीके से आर्थिक बेस पर चलता है, यानी क्या है वो
यानी कह सकते भाई मेरे इसको मैं यानी समाज आर्थिक आधार पर इसको ये समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी सोसाइटी है भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, जिसके पास रुपया है, उसका राजनीति पर भी प्रभुत्व है, वो राजनीति में भी आगे जा रहा है, वो धर्म में भी उसका प्रभुत्व है, या कानून में भी। यानी कह सकते कि पैसे वाले के लिए भाई मेरे समाज में राजनीति है, उन्हीं के लिए कानून है, उन्हीं के लिए धर्म है। यानी पैसे वाले पूंजीपति के लिए ही ये पूरा समाज है, बाकी मजदूर और गरीब आदमी के लिए भाई मेरे कुछ ऐसा बना नहीं है। यानी समाज को लेकर के कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स की ये मान्यता है। श्रम विभाजन को लेकर के क्या मानता है कार्ल मार्क्स भाई मेरे? श्रम विभाजन को लेकर के क्या मानते हैं? श्रम मतलब समझते हो भाई, मेहनत जो हम लोग करते हैं, श्रम का बंटवारा। देखिएगा, पूंजीवाद ने श्रम विभाजन को श्रमिक बना दिया है। देखो कार्ल मार्क्स कहता था भाई मेरे, जब से पूंजीवाद है, पूंजीवाद मतलब समझते हो भाई कि भाई मेरे जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाती हैं, उसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं पूंजीवाद। तो कार्ल मार्क्स का माना कि भाई क्या हो गया कि जब से पूंजीवाद आया, जब से बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, तब से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई है, इनका मानना था। और पूंजीवाद जब आया तब से क्या भाई अलगाव आ गया है। यानी कह सकते कि मजदूर और पूंजीपति में भैया हमेशा क्या चल रहा, शोषण चल रहा ना। यानी जो जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है भैया, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, वो क्या कर दे रहा, वो मजदूरों से भाई मेरे एक तो बहुत ज्यादा काम लेते हैं पूंजीपति। यानी जो कंपनी वाला व्यक्ति है, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रखी हैं, वो मजदूरों से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, काम लेते हैं। और मजदूरों का भाई लगातार समाज में शोषण व दमन बढ़ता चला जा रहा। इसलिए श्रम विभाजन के कारण समाज में क्या अलगाववाद है, यानी एक प्रकार से समाज में लड़ाई झगड़ा, अलगाव मतलब कह सकते हैं कि दोनों के विचार अलग अलग हैं। जो पूंजीपति यानी पूंजीवाद ने पूरी तरह से श्रम विभाजन कर दिया है। जो भाई मेरे पूंजीपति है, वो थोड़ा सा पैसा लगा करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमा ले रहा है, ठीक है। लेकिन जो मजदूर है वो भाई घंटों घंटों कंपनियों में काम कर रहा है। यानी समाज में श्रम का बंटवारा हो गया, काम का बंटवारा हो गया। पूंजीपति ने कंपनी लगाई, मजदूर उसके कंपनी में काम कर रहा, पूंजीपति को सारा फायदा होता, मजदूर घंटों घंटों उसमें खट रहा है, उसको कुछ नहीं मिल पा रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसलिए समाज में क्या भाई गया, अलगाववाद आ गया है। यानी समाज में संघर्ष है, अलगाव है। यानी पूंजीपति जो है, मजदूर पूंजीपति को अपना दुश्मन समझ रहा है, पूंजीपति मजदूर को अपना दुश्मन समझ रहा है। ये अलगाववाद है। यही है श्रम विभाजन को लेकर के कार्ल मार्क्स के विचार। अब भाई मेरे एकात्मकता को लेकर के कार्ल मार्क्स का माना था जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद वास्तविक सामाजिक एकता नहीं है। यानी पूंजीवाद से भैया कभी समाज में एकता भाईचारा नहीं आएगा, क्योंकि पूंजीवाद में भाई मेरे जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति, जिसने कंपनी लगाई हो, वो तो भाई हमेशा मजदूरों का शोषण दमन कर रहा है। तो पूंजीवाद कभी भी समाज में एकजुटता या समाज में एकता की भावना पूंजीवाद कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि पूंजीवाद तो शोषणकारी है। कार्ल मार्क्स सिंपल सा यही कह रहे हैं, जो पूंजीवाद है वो गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करता है। और जब तक समाज में पूंजीवाद रहेगा तब तक भाई मेरे कह सकते कि समाज में एकता कभी नहीं आएगी। दूसरा क्या, कार्ल मार्क्स का माना था भाई मेरे कि जो पूंजीवाद है, यानी जो वर्ग है, वो केवल वर्ग आधारित हमारी व्यवस्था है। जब तक समाज में भैया मेरे एक तरफ मजदूर रहेगा और दूसरी तरफ समाज में पूंजीपति रहेगा, पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते रहेंगे, तो भाई तब तक समाज में कभी भी एकता संभव नहीं है। समाज कभी हमारा एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में पूंजीपति लगातार मजदूर का शोषण कर रहा है। जब तक यह हमारा समाज दो वर्गों में बटा रहेगा कि एक तरफ मजदूर वर्ग है और दूसरा तरफ पूंजीपति वर्ग है, तब तक भाई मेरे समाज में कभी भी एकता नहीं आएगी। यानी कह सकते कि कार्ल मार्क्स का मानना था भाई जब तक समाज में यह वर्ग हटेगा नहीं, पूंजीपति को जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक समाज में भाई मेरे एकता कभी नहीं आ सकती, कभी संभव नहीं है, हमारा समाज कभी एकजुट नहीं होगा। एक इसका मानना भाई मेरे कार्ल मार्क्स का मानना है। अब हम लोग बात करें भाई मैक्स वेबर क्या मानते हैं। मैक्स वेबर वर्ग को लेकर के क्या कहता है? दूसरा विचारक, सबसे बड़ा विचारक है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या मानते? मैक्स वेबर का मानना भाई कि जो वर्ग है वो बाजार को कंट्रोल करता है। वर्ग यानी क्लास जो किसको कंट्रोल करता है? बाजार की स्थिति को कंट्रोल करता है। और मैक्स वेबर की अगर बात करूं तो थोड़ा मार्केट की बात करता है। देखो कार्ल मार्क्स जो एक प्रकार से क्लास की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन जो कह सकते हैं कि वो मजदूर और पूंजीपति में चला जाता है कार्ल मार्क्स। लेकिन जब मैक्स वेबर में हम लोग आते हैं तो मैक्स वेबर कह रहा है कि भाई जो समाज में जो वर्ग है, यानी जो क्लास है, उसका बेस क्या है? उसका मार्केट बेस है। मार्केट की स्थिति क्या है? यानी जो बाजार की स्थिति होती है, ठीक है, उसके आधार पर कह सकते हैं मैक्स वेबर कह सकता है कि वर्ग को बताता है। प्रतिष्ठित, देखो भाई अगर बाजार को देखो, बाजार में दो समूह है। एक तो भाई प्रतिष्ठित समूह है जिसका एक प्रकार से बहुत ज्यादा स्टेटस ग्रुप है, दूसरा होता भाई दल।
यानी कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का मानना कि जो बाजार है, बाजार को जो कंट्रोल किया जाता है उसी से भाई मेरे हमारे समाज में वर्ग बना हुआ है। कौन मानता है? मैक्स वेबर मानता है। मैक्स वेबर का मानना भाई हमारे कि भाई मेरे समाज में यानी वर्ग में देखोगे तो कौन कौन सा वर्ग है, तो मैक्स वेबर कहता है कि एक तो भाई प्रतिष्ठित वर्ग है, प्रतिष्ठित यानी जिसका बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है भाई मेरे, कौन मानता है? मैक्स वेबर मानता है वर्ग को लेकर के। और दूसरा भाई दल यानी पार्टी है, यानी मैक्स वेबर का मानना कि जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ, कौन कौन सा है? एक तो भाई मेरे प्रतिष्ठित समूह है और दूसरा है दल है। अब बात करेंगे समाज को लेकर के भाई मेरे मैक्स वेबर क्या मानता है। मैक्स वेबर का मानना कि समाज में व्यक्तियों की अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया का परिणाम है। भाई हमारा जो व्यक्ति समाज में रहता है, जो भी काम करता है, उसी का रिजल्ट समाज में हमको दिखाई देता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। यानी मैक्स वेबर का मानना है कि जो व्यक्ति जो भी काम करता है उसका कह सकते हैं इनपुट, कह सकते हैं उनका उसका आउटपुट कह लीजिए, कि समाज में जो व्यक्ति है वो जो भी सामाजिक क्रिया करता है उसी का कह सकते हैं आउटपुट हमें हमें समाज में दिखाई देता है। ये कौन मानता है? एक खास कह सकते हो भाई मेरे वेबर का मानना है, मैक्स वेबर का मानना है। मैक्स वेबर कह सकते भाई समाज को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में देखता है। क्या मानता है? देखो मैक्स वेबर कहता है भाई जो समाज है वो आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर बटा हुआ है। कौन मानता? मैक्स वेबर मानता है। मैक्स वेबर भाई श्रम विभाजन को क्या मानते? मैक्स वेबर मानना कि जो समाज में जो श्रम विभाजन है वो तर्क संगतता यानी बिल्कुल यानी ठीक है मानता है। यानी कह सकते हैं श्रम विभाजन को कह सकते हो कि लेकर के मैक्स वेबर मानता कि तर्क संगत है, लेकिन नौकरशाही व्यवस्था का विकास कहता है। देखो मैक्स वेबर मानता है कि भाई जो समाज में जो श्रम विभाजन है ये क्या करता है? नौकरशाही को बढ़ाता है, यानी अफसरशाही को बढ़ाता है। यानी समाज में यानी कह सकते कि यहां पर नौकरशाही मतलब समझते हो भाई, हर कोई व्यक्ति अपने सीनियर के रोल यानी रूल को फॉलो कर रहा है, इसी को बोलते हैं नौकरशाही। तो मैक्स वेबर का मानना कि भाई श्रम विभाजन में एक प्रकार की नौकरशाही है, जिसमें हर कोई व्यक्ति अपने बड़े से की उसी को फॉलो करता है, उस आदेश चलता है ना। नौकरशाही में तो यही होता ना, ब्यूरोक्रेसी जिसको भाई हम लोग बोलते हैं ना, नौकर अफसरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो वेबर कहता है कि जो श्रम विभाजन है उसमें ब्यूरोक्रेसी है, यानी उसमें नौकरशाही है, उसमें हर कोई आदमी अपने जो ऊपर बैठा व्यक्ति है, जो सीनियर आपका, उसी की बात को मानता है, उसी के जरिए पूरा श्रम विभाजन चल रहा है। कौन मानता? वेबर मानता है। मैक्स वेबर का भाई एकात्मकता को लेकर के क्या माना? मैक्स वेबर कहता है कि भाई समाज में जो नियम है, नियम कानून जो अनुबंध है, उसी से समाज चलता है। मैक्स वेबर कहते हैं भाई मेरे जो समाज में जो नियम है, जो कानून है, उसी के आधार पर हमारी सत्ता चलती है, उसी आधार पर सरकार चलती है। ठीक है। सामाजिक एकता औपचारिक रूप से है। मैक्स वेबर मानता कि हमारे समाज में जो एकता है वो सामाजिक रूप से बनी हुई। कौन मानता है? कौन मानता? मैक्स वेबर मानता है। मैक्स वेबर एकात्मकता को लेकर के कहता कि समाज में जो भाई मेरे एकता है वह सामाजिक तौर से है और औपचारिक और कानूनी रूप से समाज में एकता आ सकती है। तो मैक्स वेबर कह सकते हैं कि एकता को लेकर के क्या कहता है? एकात्मकता इसको बोलते हैं। कहता भाई समाज में जो एकता है वो औपचारिक और कानूनी रूप से, यानी कानून के आधार पर समाज में एकता आ सकती है और सामाजिक तौर से समाज में एकता आ सकती है। कौन कहता? मैक्स वेबर। अगला भाई दुर्खिम। दुर्खिम क्या विचार है? तीसरा सबसे बड़ा विचारक भाई मेरे कह सकते समाजशास्त्र में, उसका नाम है एमाइल दुर्खिम। दुर्खिम क्या मानता है? तो दुर्खिम भाई वर्ग को लेकर के क्या कहते हैं? दुर्खिम कहते भाई मेरे वर्ग संघर्ष का केंद्रीय महत्व नहीं है। दुर्खिम कहता भाई मेरे जो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि वर्ग संघर्ष है, समाज में एक तो पूंजीपति बन गया है और एक तो कह सकते मजदूर बन गया है या मजदूर वर्ग बन गया है, समाज में संघर्ष है। तो दुर्खिम संघर्ष को यानी वर्ग संघर्ष को नहीं मानता। पहली बात, कार्ल मार्क्स जिस वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि समाज में भैया मेरे पूंजीपति और मजदूर आ गए हैं और समाज में संघर्ष है, लेकिन जो दुर्खिम है वो समाज में वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है। दूसरा क्या, दुर्खिम जो है समाज को नैतिक इकाई के रूप में, दुर्खिम मानता कि जो हमारा समाज है प्रकार से नैतिकता उसमें बहुत ज्यादा भरी हुई है, यानी समाज में नैतिकता है, इंसानियत है, भाईचारा है। ये कौन मानता है? दुर्खिम मानता है। दुर्खिम कह सकते हैं वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है। दुर्खिम का मानना कि जो समाज है वो नैतिकता के आधार पर है, एकता और व्यवस्था समाज में बनी हुई। कौन मानता भाई? दुर्खिम मानता है। समाज में एकता है, भाईचारा है और समाज में एक व्यवस्था है जिसके जरिए पूरा समाज को चलाया जा रहा है। ये किसका मानना भाई मेरे? एमाइल दुर्खिम का मानना है। समाज को लेकर के दुर्खिम क्या मानता है? तो समाज व्यक्ति के ऊपर वास्तविक है। तो दुर्खिम कहता है कि जो समाज है, समाज में भाई मेरे सबसे ऊपर क्या है? व्यक्ति है, यानी व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज में। कौन मानता है?
भाई मेरे दुर्खिम मानता है। समाज भाई तथ्यों के आधार पर चलता है, यानी फैक्ट जिसको बोलते हैं। समाज जो है वो तथ्यों पर बेस है और तथ्य ही व्यक्ति को कंट्रोल करते, जो फैक्ट होते, जो तथ्य होते हैं वही व्यक्ति को कंट्रोल करते। कौन मानता भाई मेरे? दुर्खिम मानता है। दुर्खिम भाई मेरे श्रम विभाजन को लेकर के क्या कहता है? दुर्खिम कहते भाई जो श्रम विभाजन है सामाजिक एकता के आधार पर है। समाज में जो एकता है उसी के आधार पर समाज में कह सकते हैं श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा किया गया। श्रम विभाजन मतलब होता है काम को बांटना कि कौन क्या करेगा। तो भाई मेरे दुर्खिम कह सकते कि अगर मैं बात करूं तो एमाइल दुर्खिम कहता है कि समाज में जो श्रम विभाजन है वो किसके आधार पर? भाई समाज में एकता है उसी के आधार पर श्रम विभाजन हुआ है। ठीक है, दो प्रकार की एकता की बात करता है। अगर मैं बात करूं खास से जो दुर्खिम है वो दो प्रकार की एकता की बात करता है। ठीक है, कौन करता भाई मेरे? दुर्खिम बात करता है। एकात्मकता को लेकर के भाई मेरे दुर्खिम के क्या विचार है? तो दुर्खिम कहता भाई हमारे समाज में यांत्रिक एकात्मकता है। नहीं, हमारा समाज जो पहली एकता की किसकी बात करता है? दुर्खिम जो है दो एकता की बात करता है। कौन कौन सी एकता भाई समाज में? वो कहता कि भाई हमारे समाज में यांत्रिक एकात्मकता है। यांत्रिक एकात्मकता क्या होती है? इसका मतलब जो समाज है भाई सरल समाज है हमारा। दूसरा, समाज भाई समानता बराबरी के आधार पर है हमारा। कौन मानता है? दुर्खिम मानता है, लेकिन कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता है। समवयी एकात्मकता क्या है? जिसको जैविक एकात्मकता कहते हैं। तो जैविक एकात्मकता क्या है? तो भाई इन लोगों का मानना कि जो हमारा आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज की बात करता है। कौन करता भाई? दुर्खिम कहता है। विविधता और परस्पर निर्भरता, तो दुर्खिम कहता है कि समाज में बहुत ज्यादा विविधता है। समाज में भाई मेरे बहुत ज्यादा विविधता है, सबका रंग रूप, भाईचारा, खान पान, रंग रूप, विचार, भाई मेरे सब कुछ अलग है। यानी दुर्खिम मानता कि जो समाज है उसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी विविधतापूर्ण समाज है। कौन मानता है? ये दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम कहता कि समाज में विविधता है और समाज में भाई मेरे हर कोई आदमी एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। यानी दुर्खिम एक प्रकार से निर्भरता का सिद्धांत देता है कि समाज में हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, बिना एक दूसरे के आपका काम नहीं चलेगा। यानी किसकी बात करता है? कि भाई निर्भरता की बात करता। कौन करता? दुर्खिम बात करता है। तो खास तौर से याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इन लोगों के विचार भाई मेरे वर्ग पर, समाज पर, श्रम विभाजन पर, एकात्मकता पर इन लोगों के विचार क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कई बार एग्जाम में यह भी होता कार्ल मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत बताओ, या कार्ल मार्क्स का श्रम विभाजन का सिद्धांत बताओ, समाज को क्या मानता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर, दुर्खिम का अगर कुछ भी आता है तो जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में भाई मेरे यही लिख करके आना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे? धर्म, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खिम के विचार बताओ। यानी भाई मेरे जो कार्ल मार्क्स है, जो मैक्स वेबर है, जो दुर्खिम है, ये लोग धर्म को क्या मानते हैं, ये लोग अर्थव्यवस्था को क्या मानते हैं, या इन लोगों ने भाई मेरे पूंजीवाद पर अपने क्या विचार दिए हैं। तीनों लोगों की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स की भी बात करेंगे कि भाई कार्ल मार्क्स धर्म, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद को लेकर के क्या इसके विचार हैं। मैक्स वेबर जो है उसका भाई मेरे धर्म, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद पर क्या विचार है। या एमाइल दुर्खिम जो है, दुर्खिम का कह सकते भाई धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर और पूंजीवाद पर इसके क्या विचार हैं। तो देखिएगा धर्म, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद पर ये प्रमुख संस्था है। भाई हमारे समाज में भाई धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धर्म जो है समाज में भाई मेरे बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद, समाज शास्त्र में भाई मेरे तीन विचारक हैं। जो सोशियोलॉजी हमारी खासतौर से हमारी जो बुक है इसमें तीन लोगों के बारे में बात करेंगे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और एमाइल दुर्खिम। इन्होंने भाई अलग अलग अपने विचार दिए। इन लोगों ने धर्म पर अपने अलग अलग विचार दिए तीनों ने, अर्थव्यवस्था पर और पूंजीवाद पर। तो देखिएगा कार्ल मार्क्स का भाई मेरे विचार क्या है। धर्म पर कार्ल मार्क्स का क्या विचार है? भाई धर्म को लेकर के कार्ल मार्क्स क्या कहता है? तो कार्ल मार्क्स का माना कि जो धर्म है ये सामाजिक उत्पाद है। भाई धर्म को लेकर के कार्ल मार्क्स मानता कि समाज में भाई मेरे जो धर्म है वो उत्पादन के आधार पर है, जिसका पैसा भैया उसी का धर्म है। यानी शोषित वर्ग को वास्तविक पीड़ा से भटकाने का काम करता है। यानी भाई कार्ल मार्क्स कहता कि जो धर्म है वो भैया कह सकते कि जो मजदूर है उसको भटकाता है। क्या मानता है? कि कार्ल मार्क्स का माना भाई मेरे जो धर्म है वो धर्म जिसका शोषण हो रहा है, जिसका दमन हो रहा है। जो मजदूर है, मजदूर और किसानों को कह सकते भाई मेरे सही रास्ते से भटकाने का काम कौन करता है? धर्म करता है। ये कौन मानता भैया? कार्ल मार्क्स मानता है। कार्ल मार्क्स भाई धर्म को अफीम मानता है। क्या है? कार्ल मार्क्स का एक कथन है, एक लाइन कहता कि धर्म जो है
धर्म जनता के लिए अफीम है। यानी धर्म जो है जनता को एक प्रकार से भैया क्या कर देता है, भटका देता है। जनता धर्म में फंसी रहती है और सच्चाई को कभी जान नहीं पाती और जनता का शोषण दमन होता रहता है। ये कौन कहता भाई, कार्ल मार्क्स कहता। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं भाई मेरे कि जो मजदूर है, जो गरीब है, जो किसान है, वो धर्म के नाम पर कह सकते एक प्रकार से भैया मेरे बेवकूफ बना हुआ नशा, जैसे कोई आदमी अफीम खा ले तो उसको सच्चाई पता नहीं चलती और नशे में रहता है, उसी प्रकार से जो धर्म है वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर और किसान के लिए भाई जो धर्म है वो नशा है एक प्रकार का। धर्म इसलिए मजदूर किसान के लिए क्या हो जाता है, एक प्रकार का नशा है। असली सच्चाई को भाई मेरे मजदूर किसान जान नहीं पाते हैं। तो धर्म जो है वो मजदूरों को भटकाने के लिए है। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है। और ये कहता है भाई धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, नशा है। जैसे नशेड़ी आदमी नशा कर लेता, कुछ नहीं जान पाता है और उसको दुख दर्द नहीं होता है, उसी प्रकार से भाई मेरे जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए धर्म भैया नशा है, अफीम है। धर्म शोषण करता है। कार्ल मार्क्स क्या मानता है कि जो धर्म है गरीबों का शोषण करता, मजदूरों का शोषण करता, भाई धर्म करता है। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है। यथा स्थिति को बनाए रखने, भाई धर्म हमेशा चाहता है कि जो स्थिति वैसी बनी रहे। धर्म भाई मेरे परिवर्तन की बात नहीं करता, धर्म बदलाव की बात नहीं करता। धर्म कहता है भैया जो जैसा है वैसा बना रहे। ठीक है, एक कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स का माना कि जो धर्म है वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहता है समाज में। धर्म जो है खाली भाई मेरे क्या है, वो समाज में कभी भी आर्थिक परिवर्तन की बात नहीं करेगा। यानी धर्म भाई मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए भाई धर्म कुछ नहीं है। धर्म उनका सिर्फ शोषण करता है। धर्म शोषण करता है। कौन मानता, कार्ल मार्क्स मानता है कि भाई गरीब आदमी के लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म तो गरीब आदमी को भटकाने का काम करता, किसान को भटकाता, मजदूर को भटकाता है। धर्म जो है वो हमेशा चाहता है कि भाई जैसी स्थिति है, जैसी सिचुएशन वैसी बनी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। कौन मानता है, धर्म को लेकर के किसके विचार है, कार्ल मार्क्स के विचार हैं। अगला बात करें भाई अर्थव्यवस्था पर कार्ल मार्क्स की क्या विचार है। कार्ल मार्क्स का माना कि भाई जो अर्थव्यवस्था है वो समाज का बेस है। क्या है, अर्थव्यवस्था को कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज का आधार मानता। क्या मानता जी, आधार। क्या बोलेंगे, आधार मानता। कार्ल मार्क्स जो कह सकते भाई समाज को, यानी अर्थव्यवस्था को समाज का आधार मानता है। उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन के आधार पर ही समाज तय होता है। देखो भाई मेरे, जिसके हाथ में उत्पादन है, जिसके पास में पूंजी है, पैसा है, समाज में भाई मेरे वही सबसे बड़ा है। और समाज जो कह सकते हैं एक प्रकार से आर्थिक आधार पर बटा हुआ है। अर्थव्यवस्था हमारी किस पर आधारित है भाई, समाज पर आधारित है। समाज में जो भाई पैसे वाला आदमी है, जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है, रुपया है, भैया उसी की हर जगह चलती है। उसका राजनीति में, धर्म में, कानून में, हर जगह उसने एक प्रकार से कब्जा कर रखा। कौन मानता है, कार्ल मार्क्स मानता है। भाई पूंजीवाद पर मार्क्स के विचार क्या हैं। भाई पूंजीवाद भैया शोषण करता, कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा मानना है। पूंजीवाद क्या करता भाई, गरीबों का, मजदूरों का शोषण करता है। पूंजीवाद क्या है भाई, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी, यही तो पूंजीवाद है। तो कह सकते भाई जो कार्ल मार्क्स है वो मानते हैं कि पूंजीवाद क्या करता है भैया, गरीबों का, मजदूरों का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स का मानना है पूंजीवाद भैया, पूंजीवाद के कारण समाज में दो वर्ग हो गया। पूंजीवाद जब से आया है तब से समाज में दो वर्ग बन गया। एक तो मजदूर वर्ग है और दूसरा पूंजीपति, उद्योगपति है। और जो पूंजीपति, जो उद्योगपति कह सकते हो एक प्रकार से मजदूरों और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद जो है भाई सारा लाभ कमा लेता, मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। पूंजीवाद यानी कार्ल मार्क्स कहता भाई मेरे, जिसने कंपनी लगाई, जो कंपनी लगाता है, जो पूंजीपति है, सारा मुनाफा वही कमा लेता है भैया मेरे, गरीब यानी मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। यानी पूंजीवाद जो है मजदूरों का और गरीबों का शोषण कर रहा है। कौन मानता है, कार्ल मार्क्स का मानते भाई मेरे। कार्ल मार्क्स क्या करें भाई, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद क्या कर रहा है कि एक प्रकार से भाई मेरे क्या कर रहा है कि गरीब का यानी मजदूरों का शोषण कर रहा है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है भाई जब तक ये पूंजीपतियों को भाई मेरे खत्म कर दो, जब तक समाज में पूंजीवाद रहेगा, जब तक समाज में पूंजीपति, उद्योगपति रहेंगे, तब तक भाई समाज में मजदूरों का शोषण होता रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं हे मजदूरों उठो और इन पूंजीपतियों को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। क्योंकि समाज में जब तक पूंजीपति है, जब तक समाज में वर्ग है, तब तक भाई समाज में संघर्ष रहेगा, मजदूरों का और किसानों का शोषण दमन होता रहेगा। तो भाई मेरे जो कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद को शोषणकारी मानता है। पूंजीवाद भैया गरीबों का, किसानों को शोषण करता है।
पूंजीवाद जो है सारा पैसा कमा लेता है, ठीक है। पूंजीवाद खाली धन कमाने की बात करता है, वो कभी भी जनता की भलाई नहीं करेगा। पूंजीवाद ने समाज में दो वर्ग बना दिया, एक तो मजदूर है और दूसरा पूंजीपति है। पूंजीपति खूब पैसा कमाता मजदूर का शोषण दमन करके, और इसीलिए कह सकते हैं कार्ल मार्क्स कहते हैं भाई मेरे कि पूंजीवाद को खत्म कर दो, पूंजीपति को निपटा दो भाई, क्रांति कर दो। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं भाई, क्रांति कर दीजिए। खूनी क्रांति की बात करता है कार्ल मार्क्स, कहता भाई समाज में जब तक पूंजीपतियों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक समाज में एक प्रकार से कह सकते हो कि शांति नहीं आएगी, तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा जब तक समाज में पूंजीपति है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं हे मजदूरों उठो और तुम इन पूंजीपतियों को समाप्त कर दो। जब पूंजीपति नहीं रहेगा तो समाज में कोई वर्ग नहीं होगा भाई, कोई किसी का शोषण व दमन नहीं करेगा। इस कौन कहता भाई, कार्ल मार्क्स कहता पूंजीवाद पर। अगला भाई मेरे मैक्स वेबर, क्या है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भाई धर्म को लेकर के इसके क्या विचार है। मैक्स वेबर के अनुसार धर्म केवल शोषण का साधन नहीं है। क्या है, मैक्स वेबर थोड़ा अलग बात कह रहा है कि मैक्स वेबर का माना कि धर्म है वो भाई मेरे शोषण नहीं करता है, शोषण का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का कारण है। कौन मानता भाई, वेबर कहता है। वेबर क्या कह रहा है कि धर्म भाई मेरे शोषण नहीं करता है बल्कि समाज में परिवर्तन की कौन लाता भाई, धर्म लाता है। कि कौन मानता है ऐसा, मैक्स वेबर का विचार है। मैक्स वेबर क्या कह रहा है भाई कि धर्म जो है, कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल बात करता कि धर्म भैया शोषण करता, कार्ल मार्क्स ने बोल दिया, लेकिन जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर कह रहे हैं कि भाई धर्म जो है वो शोषण नहीं करता है, शोषण का साधन नहीं है, बल्कि धर्म भैया समाज में बदलाव लाता है, समाज में परिवर्तन लाता है। कौन मानता है, मैक्स वेबर का विचार है। धर्म, धार्मिक विचार, आर्थिक व्यवहार, यानी मैक्स वेबर कहता है भाई जो धर्म है वो अर्थव्यवस्था को बदल देता है। आर्थिक व्यवहार को कौन बदलता भाई मेरे, धर्म बदलता है। ये कौन मानता, मैक्स वेबर मानता है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। भाई कह सकते जो कह सकते मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर कहते भाई मेरे जो धर्म है, धर्म ही पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और धर्म समाज में परिवर्तन लाता है। धर्म जो है समाज में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। धर्म जो है लोगों का भला करता है और समाज में परिवर्तन का कारण कौन है, धर्म है। यानी मैक्स वेबर के भाई मेरे बिल्कुल उल्टे, यानी मैक्स वेबर के अलग विचार हैं कार्ल मार्क्स के। तो भाई मेरे मैक्स वेबर यही करें कि समाज में धर्म जो है परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। धर्म से ही कह सकते हैं समाज में बदलाव आया है। धर्म ही लोगों का भला करता है। धर्म क्या करता है, समाज में आर्थिक परिवर्तन लाता है। धर्म क्या भाई, समाज में आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था को आगे कौन बढ़ाता है, धर्म बढ़ाता है। कौन मानता है, मैक्स वेबर मानता है। अर्थव्यवस्था को लेकर के भाई मेरे मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। मैक्स वेबर भाई मेरे अर्थव्यवस्था को बहुकारक मानता है। क्या मानता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है। तो मैक्स वेबर कहते हैं भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है, केवल भौतिक कारण नहीं। मैक्स वेबर कहते हैं भाई केवल भौतिक कारणों से अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि सांस्कृतिक कारण, कल्चर से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हमारे विचारों से, हमारे मूल्यों से भी हमारी अर्थव्यवस्था पर भाई मेरे प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था केवल पैसे से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि जो अर्थव्यवस्था वो हमारे कल्चर से, हमारे मूल्यों से, हमारी वैल्यू से और हमारे जो विचार हैं, विचारों से भी कह सकते भाई हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। ये कौन मानता भाई मेरे, मैक्स वेबर का मानना है अर्थव्यवस्था पर। भाई मेरे कह सकते जो मैक्स वेबर है ये पूंजीवाद पर क्या कहता है। पूंजीवाद पर भाई मेरे मैक्स वेबर ने क्या बोला, तो पूंजीवाद भाई सही है। पूंजीवाद को सही कौन मानता भाई, मैक्स वेबर मानता है। कार्ल मार्क्स ने तो भाई इसकी घोर आलोचना की और बोला जिसको खत्म कर दो पूंजीवाद को, और पूंजीपतियों को भाई मेरे क्रांति कर दो उनके खिलाफ। लेकिन जो मैक्स वेबर है वो पूंजीवाद को सही व्यवस्था मानते हैं। कह सकते हैं कि जो मैक्स वेबर है कहता है कि जो पूंजीवाद है समाज में अनुशासन लाता है, समाज में बचत लाता है। समय की पाबंदी को कौन सिखाता है, पूंजीवाद सिखाता है। तो भाई कह सकते जो मैक्स वेबर है कह सकते पूंजीवाद का समर्थक है, पूंजीवाद का भाई मेरे सपोर्टर है। समझ गए, पूंजीवाद का समर्थन किसने किया है, मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर कह रहे जो पूंजीवाद है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, जो बड़े उद्योग धंधे लगे हैं, ये लोगों के जीवन में अनुशासन लाते हैं, ये हमारा समय बचाते हैं, ये हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। तो पूंजीवाद पर अलग विचार प्रस्तुत कौन करता भाई मेरे, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर पूंजीवाद को सही बताते हैं, अच्छा बताता है भाई मेरे। मैक्स वेबर कहता कि जो पूंजीवाद है वो सही व्यवस्था है।
धार्मिक नैतिकता ने इसकी संभावना को विकसित किया। यानी कह सकते जो धर्म है वही कह सकते एक प्रकार से भाई मेरे पूंजीवाद की भावना को आगे बढ़ाता है। धर्म पूंजीवाद को बढ़िया बनाता, कौन कहता भाई मेरे? मैक्स वेबर मानता है। और इसका एक कथन है, इसका एक लाइन है, इसने बोला था भाई मेरे कह सकते हो कि धर्म जो है वो हमारे एक प्रकार से पूंजीवाद को बेहतर बनाता है। अब भाई दुर्खिम के क्या विचार है? एमाइल दुर्खिम इनका भाई नाम है। यही 3 लोगों पर भाई मेरे पूरी किताब घूम रही है, आपकी पूरी बुक जो मैं पढ़ा रहा हूं, और सारी यही बातें इन्हीं को लेकर के दुनिया भर की बातें की गई हैं। देखिएगा तीसरे हमारी इस बुक में सबसे बड़े विद्वान है समाजशास्त्री, उनका नाम है भाई मेरे एमिल दुर्खिम, या इनको एमाइल दुर्खिम भी कहा जाता है। तो दुर्खिम क्या मानता है याद रखिएगा, दुर्खिम जो है उनका क्या विचार है? तो भाई मेरे दुर्खिम के अनुसार कह सकते जो धर्म है वो एकता को लाता, नैतिक एकता का कारण है। यानी एमाइल दुर्खिम मानते भाई मेरे जो धर्म है समाज में नैतिकता को लाता है, यानी जैसे भाईचारा लाता है, मान सम्मान लाता, ऊंच नीच का अदब लाता है। तो दुर्खिम मानता कि जो धर्म है समाज को नैतिक रूप से एकजुट करता है। दुर्खिम का मानना, दुर्खिम क्या कहता है भाई कि जो धर्म है हमारे समाज को नैतिकता के आधार पर एकजुट करता है। नैतिक एकता लाता कौन भाई? धर्म लाता है, दुर्खिम मानता है। धर्म एक सामाजिक एक धर्म के कारण भाई समाज में एकता थी, दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम क्या कहता है? धर्म से हमारे समाज में क्या थी भाई मेरे? एकता आती है। धर्म लोगों को एकजुट करता है, धर्म लोगों को आपस में मिलाने का काम करता है। किसका मानना भाई मेरे? दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम क्या करें कि भाई जो धर्म है वो हम लोगों को एकजुट लाता है, पास पास लाता है। धर्म जो भाई पवित्र और अपवित्र के भेद को बताता है। दुर्खिम क्या कहते हैं? धर्म से हमको पता चलता भाई क्या चीज पवित्र है, क्या चीज अपवित्र है। तो दुर्खिम कह रहा है भाई मेरे कि धर्म ही हमको बताता है क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। इसमें अंतर कौन बताता? भैया धर्म बताता है। दुर्खिम कहता है भाई धर्म वास्तव में समाज की पूजा है। क्या है इसका मानना कि भाई जो धर्म है वो क्या करता है? समाज की असली पूजा भैया धर्म ही है। समाज को धर्म यानी धर्म समाज की असली पूजा है। कौन कहता है? दुर्खिम मानता है। अब भाई दुर्खिम के भाई मेरे अर्थव्यवस्था पर क्या विचार हैं? दुर्खिम भाई मेरे कह सकते इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या बात कहता है? तो दुर्खिम कहते भाई जो अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक संरचना का हिस्सा है। क्या मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था वो हमारे समाज की अर्थ यानी रचना को बताता है। श्रम विभाजन की बात करता है कौन? यानी जो हमारे समाज में जो श्रम विभाजन है अर्थव्यवस्था के आधार पर सही है। श्रम विभाजन का समर्थन किसने किया भाई मेरे? दुर्खिम ने किया है। यानी काम का जो बंटवारा नहीं, जैसे पूंजीपति अलग है, मजदूर अलग है, तो श्रम विभाजन भैया श्रम विभाजन समाज में एकता को बढ़ाता है। किसका मानना है? दुर्खिम का मानना है। किसका भाई मेरे? दुर्खिम का मानना। दुर्खिम कह रहे हैं भाई मेरे कि समाज में जो श्रम विभाजन है, जो काम का बंटवारा है, वो सामाजिक एकता को बढ़ाता है। कौन कहता है? दुर्खिम कहता है। और दुर्खिम भाई कहता कि अत्यधिक और संतुलित हमारे समाज में भाई मेरे जो श्रम विभाजन है संतुलित है, यानी कह सकते श्रम विभाजन सही होना जरूरी है। ये दुर्खिम का मानना है। और दुर्खिम भाई मेरे पूंजीवाद को लेकर के क्या मानता है? पूंजीवाद पर भाई मेरे दुर्खिम के क्या विचार है? तो एमाइल दुर्खिम पूंजीवाद को पूर्णतः नकारात्मक नहीं माना है। यानी दुर्खिम कहता है जो पूंजीवाद है नेगेटिव नहीं है, पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। कौन मानता? दुर्खिम। दुर्खिम भाई मेरे नैतिकता की बात करता है। पूंजीवाद समाज में नैतिकता लाता है। कौन मानता? दुर्खिम। यानी दुर्खिम पूंजीवाद को नेगेटिव नहीं मानता है, नकारात्मक नहीं माना है। यानी कह सकते यानी दुर्खिम भैया पूंजीवाद को यानी कह सकते खराब नहीं मानता, नकारात्मक नहीं मानता है, नेगेटिव नहीं मानता है। दूसरा दुर्खिम कहते भाई मेरे जो पूंजीवाद है समाज में नैतिकता लाता है, समाज में वैल्यू की बात करता है। कौन करता? पूंजीवाद करता है, दुर्खिम कहता है। दुर्खिम का मानना है भाई जो पूंजीवाद है राज्य और संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह सकते हो कि दुर्खिम कहते हैं भाई मेरे जो पूंजीवाद है वो क्या करता है? पूंजीवाद भाई बड़ी बड़ी कंपनियां लेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेगी, उद्योगपति है, यही भाई पूंजीवाद है। तो दुर्खिम कहते हैं भाई जो पूंजीवाद है वो राज्य और हमारी संस्थाओं को चलाने का काम कौन करता है? भाई पूंजीवाद करता है। ये दुर्खिम के विचार हैं। तो भाई 3 आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी किताब में, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खिम। और इन लोगों ने भाई अलग अलग चीजों पर तीनों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। यही पूरी किताब में भाई मेरे भरा पड़ा है। ठीक है, तो देखिएगा भाई मेरे कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, दुर्खिम हो गए। इन्होंने भाई अपने धर्म पर क्या विचार दिए हैं? जैसे कई बार हो जा कार्ल मार्क्स का धर्म पर विचार, मैक्स वेबर का धर्म के बारे में बताओ या धर्म के विचार बताइए। एमाइल दुर्खिम धर्म के बारे में क्या बात कहते हैं, या कार्ल मार्क्स अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या बात कहता है,
या मैक्स वेबर अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या बात कहते हैं, या कार्ल मार्क्स पूंजीवाद पर इसके क्या विचार हैं, मैक्स वेबर के पूंजीवाद पर क्या विचार हैं, दुर्खिम के पूंजीवाद पर क्या विचार हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में मिलेगा। यहां पर तीनों को मिलाकर के जोड़ दिया है और बाकी शुरू के जो चैप्टर उसमें आप लोग कह सकते हैं कि इन तीनों के बारे में अलग अलग बातें की गई हैं। यही पूरी किताब में भाई मेरे भरा पड़ा है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमाइल दुर्खिम पर ही कह सकते हैं पूरी किताब जो हमारी बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, शक्ति और सत्ता पर मैक्स वेबर के विचार बताइए। भाई शक्ति पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं और सत्ता पर भाई मेरे मैक्स वेबर के क्या विचार, यानी कह सकते हैं पावर और अथॉरिटी दो चीज शब्द हैं, शक्ति और सत्ता। इस पर कह सकते हैं कि किसके विचार बताने भाई मेरे, मैक्स वेबर का विचार बताना, मैक्स वेबर क्या कहता है। तो देखिएगा शक्ति क्या है, शक्ति को लेकर के भाई किसने विचार दिया अपना, मैक्स वेबर ने दिया। तो मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे समूह को कंट्रोल करता है। शक्ति क्या है, अरे शक्ति भाई मेरे वही चीज है जो दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को लागू कर देना। भाई अपनी इच्छा को दूसरों पर थोप देना, अपने काम को भैया दूसरे पर थोप देना ही क्या है, शक्ति है। अरे भाई शक्तिशाली आदमी तो दूसरे को कहता है कि तुमको ये करना पड़ेगा, मैं तुमको जो कह रहा हूं तुमको यही काम करना पड़ेगा। ये क्या है, यही शक्ति है। शक्ति भाई मेरे क्या है, शक्ति बल, धन, दबाव पर आधारित होती है। शक्ति क्या करती है, शक्ति से भाई आप पर बल आ जाएगा, आप बलशाली हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। आप किसी को प्रेशर डाल करके, शक्ति क्या है कि जब आप किसी को प्रेशर डाल करके या किसी को दबाव डाल करके आप अपना काम करवा ले रहे हैं, वही भाई मेरे शक्ति है। शक्ति क्या करती है, जैसे भाई सरकार है, जैसे पुलिस है, इनके पास भाई शक्ति है ना कि वो किसी से भी कोई अपना काम करवा लेते हैं, ये शक्ति है। और शक्ति क्या होती है, शक्ति वैध होना आवश्यक नहीं है भाई, हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और बलशाली हो, पैसे वाला हो, आप पर कुछ भी काम करवा। शक्ति कई बार वैध यानी कह सकते हो एक प्रकार से, यानी कह सकते तार्किक भी नहीं होगी। शक्ति जो है अस्थाई है, शक्ति आज है कल नहीं है भाई मेरे। हो सकता है कि आज कोई पुलिस में हो, किसी को भाई डरा रहा धमका रहा हो भाई मेरे, कल ना हो। शक्ति क्या है कि आज आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, कल आपका भैया पैसा खत्म हो जाएगा। तो शक्ति क्या है, शक्ति वह चीज है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी दूसरे पर अपना कंट्रोल जमा लेता है, दूसरे पर अपना अधिकार कर लेता है और अपने काम करवा लेता है, वही भाई शक्ति है। सत्ता क्या है, सत्ता क्या होती, जब शक्ति सत्ता में यानी शक्ति ही होती है जिसकी वैधता मिल जाती है, उसको लीगली मान लिया जाता है, वही भाई मेरे सत्ता है। जैसे एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आदमी हूं भाई मेरे, ठीक है, मैं एक आदमी हूं, ठीक है, मेरे पास शक्ति है, शक्ति थी भाई, मैं किसी को मार देता था, मैं थप्पड़ मार देता किसी को, लेकिन सब लोग उसकी बुराई करते हैं, थप्पड़ क्यों मार दिया, गुंडागर्दी चल रहा। लेकिन भाई मान लो कि मैं पुलिस में चला गया, ठीक है, या पुलिस वाला हो गया, तब मैं किसी को थप्पड़ मार, तो आदमी ये नहीं बोलेगा, बोले यानी कहने मतलब सत्ता क्या है, सत्ता का मतलब यानी जब शक्ति को एक प्रकार से लीगल मान लिया जाता, वही होती भाई मेरे सत्ता। समझ गए, सत्ता क्या होती, सत्ता एक प्रकार से लीगल हो जाती, वैध हो जाती है, लाइसेंस मिल गया भाई आपको। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, जैसे मैं पहलवान टाइप का एक आदमी है, वो जाकर के भाई मेरे किसी आदमी को मार रहा है, तो लोग बोलेंगे अरे भाई गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन एक पुलिस वाला जाकर अगर किसी को मारे या उसको पकड़े तो लोग शायद नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे भाई इसने कुछ गलत किया होगा तभी इसको मारा पीटा जा रहा है। तो क्या है, यही होती है भाई सत्ता। अब शक्ति और सत्ता में समझ लिए, जैसे मान लिया तुम रास्ते से जा रहे हो, अगर तुमको मैंने रोकने का प्रयास किया तो भाई हो सकता है तुम नहीं रुकोगे, मैं रोकूंगा आगे मत जाओ, आगे दिक्कत है, तो बोलोगे तो भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। लेकिन वही मान लीजिए वहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा है या ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, अगर वो लोगों को मना करेगा तो लोग नहीं जाएंगे। यानी सत्ता जो है एक प्रकार से कानूनी हो जाती है, सत्ता कानूनी है, यानी सत्ता में भाई मेरे बल का प्रयोग किया जाता है, फोर्सफुली काम करवाया जाता है, लेकिन सत्ता जो है वो थोड़ी कानूनी हो जाती है। और जो शक्ति है कानूनी नहीं है, एक प्रकार से धन बल पर और मसल पावर पर भाई सत्ता चलती है। और यानी शक्ति जो है मसल पावर की बात करती, पैसे की बात करती है, लेकिन जो सत्ता है वो एक प्रकार से कानूनी हो जाती है, लीगल हो जाती है। सत्ता क्या, वैधता पर आधारित होती है, सत्ता नियमों से जुड़ी होती है, ठीक है। हर सत्ता शक्ति होती है, लेकिन हर शक्ति सत्ता नहीं हो सकती है। मैक्स वेबर के अनुसार भाई सत्ता क्या है, मैक्स वेबर सत्ता को मानता है भाई, अगर आपको सरकार सत्ता में आना है, यानी आपको एक प्रकार से
सत्ता प्राप्त करनी है तो तीन प्रकार से भाई मेरे आपको सत्ता मिल सकती है। कितने प्रकार से? पावर आपको तीन प्रकार से मिल सकती है, वो भी लीगल पावर, यानी कानूनी शक्ति आपको तीन प्रकार से मिल सकती है। जिसे बोलता है भाई पारंपरिक सत्ता। हो सकता भाई पारंपरिक सत्ता मतलब समझते हो भाई, हमारे मान लो कोई राजा है, राजा का लड़का भाई अगर राजा बन गया, ये पारंपरिक सत्ता है भाई। तुम्हारे फादर राजा थे, तुम भी राजा बन गए, जो तुम्हारे बाप के पास पावर थी वो तुम्हारी सारे तुम्हारे तुम में पावर चली आई। क्या है भाई, राजा तो एक प्रकार से लीगल होता है ना, तो क्या पारंपरिक सत्ता इसको बोलते भाई। तीन प्रकार की सत्ता के बारे में कौन बात करता है भाई, कौन इसको बात करेंगे? वेबर कहता है। वेबर कहता है भाई तीन प्रकार से हमको सत्ता मिलती है, तो भाई पारंपरिक सत्ता। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा था, उसका लड़का राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, तो तब पारंपरिक परंपरा के जरिए सत्ता मिले। जैसे मान लो कि भाई कहीं पर कोई बहुत बड़ा मठ है, वहां पर कोई साधु था, उसने भाई किसी और को साधु बना दिया, आने वाली पीढ़ी को बना देते ना, तो ये पारंपरिक सत्ता। जहां पर परंपरा के जरिए किसी को पावर या शक्ति मिल जाती है लीगल, वो पारंपरिक सत्ता। अगला होता भाई करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता भाई नेताओं के पास होती है। देखते नहीं नेता जो हमारे होते हैं रातों रात इलेक्शन जीत करके करिश्मा हो जाता भैया, सत्ता मिल जाती। जैसे अगर बात करूं, जैसे केजरीवाल, राहुल, ये या नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता कैसी है भाई, ये करिश्माई सत्ता है। करिश्मा हुआ, चुनाव जीत गए, इलेक्शन जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सारी पावर लीगल पावर आ गई। तो ये क्या है भाई, करिश्माई सत्ता। नेताओं के पास भाई करिश्माई सत्ता होती है। एक साधारण सा आदमी, या हम क्या बोला, एक साधारण सा आदमी कह सकते आगे चल करके चुनाव जीत करके और सरकार बना लेता है, और उसके पास जो सत्ता है, जो पावर है, वो लीगल पावर आ जाती है। तो करिश्माई सत्ता है, इसको बोलते हैं चमत्कारिक सत्ता। खासतौर से नेताओं के पास ऐसी सत्ता होती थी जो रातों रात भैया चुनाव जीत लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, और करिश्माई सत्ता है। अगला होता भाई तार्किक सत्ता या विधि सत्ता। तार्किक सत्ता उसको बोलते हैं जो नौकरशाही वालों को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भैया पढ़ाई लिखाई करी और आपको आईएएस बना दिया गया, तो आईएएस बनने से आपको शक्ति मिल गई, पावर मिल गई ना, तो कैसी सत्ता है, एक तार्किक और विधिक सत्ता। यानी आपने पढ़ लिख करके कोई एग्जाम पास करके कोई सत्ता पावर प्राप्त की है, इसको बोलते भाई तार्किक और एक करिश्माई सत्ता, जो खास तौर से अफसरशाही को मिलती है। जो अधिकारी को जो पावर मिली है, कैसी सत्ता है, कैसी पावर है, वो तार्किक और विधिक सत्ता है। यानी हम लोग पढ़ लिख करके भी किसी एग्जाम को पास करके भाई छोटी मोटी शक्ति तो यानी सत्ता आपको मिल सकती है, छोटा मोटा जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, या भी तो भाई मेरे यही तीसरी प्रकार की सत्ता यही कि आप विधिक यानी कानून के अनुसार, और आप अपने बुद्धि दिमाग बल पर पढ़ लिख करके भी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या बोलते भाई, इसको बोलते भाई करिश्माई, और यानी कह सकते विधिक और एक तार्किक सत्ता है जो अफसरों को मिलती है, नौकरशाहों मिलती है तार्किक सत्ता। करिश्माई सत्ता भैया नेता के पास होती, करिश्मा हो गया, रातों रात इलेक्शन जीत गया, सत्ता मिल गई, पावर मिल गई, सरकार में आ गया। एक होती भाई पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता यानी कह सकते परंपराओं के जरिए आपको परंपरा चल रही है, किसी न किसी को जरूर मिलेगी। जैसे मान लो कि भाई एक राजा था, उसने अपने बेटे को राजा बना दिया, तो ये कैसी सत्ता है, ये पारंपरिक सत्ता, परंपरा चल रही है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी में पावर ट्रांसफर होगा, सत्ता मिलेगी। तो मैक्स वेबर भाई मेरे तीन प्रकार की सत्ता की बात करता है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक और विधिक सत्ता। ये तीन प्रकार की सत्ता के बारे में बात है। जैसे पारंपरिक सत्ता क्या है, तो जैसे वंशानुगत, जैसे एक राजा से दूसरे राजा के बेटे को मिल जाती, तो यही होती भाई पारंपरिक सत्ता। जैसे राजा महाराजा को जो सत्ता मिलती है, पारंपरिक सत्ता है। जो सामंत होते, जो घर के मुखिया होते, जैसे मान लो आज घर के बड़े आपको आपके पापा हैं, मान लो भाई, आज मान लीजिए घर के सबसे बड़े आज के पापा हैं, हो सकता है भाई आगे चल करके आपके भाई हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। क्या है, ये पारंपरिक सत्ता है। अगला तो भाई करिश्माई सत्ता क्या है, करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता क्या है, यह खास से इस प्रकार की सत्ता भाई मेरे नेताओं को मिलती है। जैसे धार्मिक नेता, या जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, यानी कह सकते जिन लोगों ने भैया चुनाव लड़ करके जीत करके रातों रात कह सकते करिश्मा हो गया और इनको सत्ता मिल गई, एक करिश्माई सत्ता नेताओं के पास होती है भाई। तार्किक और विधिक सत्ता क्या है, तार्किक और विधिक सत्ता खासतौर से अफसरों को मिलती है, नौकरशाहों को मिलती है। यानी इनको किसको मिलती है भाई मेरे, जो कह सकते जो तार्किक और विधिक सत्ता है, एक खासतौर से पढ़ लिख करके जो आईएएस आईपीएस लग जाते भाई मेरे, इनको कह सकते तार्किक और विधिक सत्ता मिलती है। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही पर भाई मेरे मैक्स वेबर क्या कहता है, नौकरशाही क्या है, नौकरशाही में क्या, अरे अधिकारी तंत्र भाई मेरे। नौकरशाही में क्या होता भाई, पदानुक्रम होता ना, एक बड़ा अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी। नौकरशाही में तो यही चलता ना, ऊपर से नीचे चलता रहता है।
फिर जैसे मान लो सबसे पहले भाई मान लीजिए कि पानी पिलाने वाला है, फिर कलर का आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो नौकरशाही में क्या भाई पदानुक्रम होता है। दूसरा निश्चित का भाई नौकरशाही में भाई सबका काम का बंटवारा होता है, भाई किसको क्या काम करना है नौकरशाही में फिक्स रहता ना। नौकरियों में लिखित नियम होता है, नौकरशाही में भाई जो नियम कानून होते हैं वो सब लिखे रहते हैं, देखते नहीं जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही जो अधिकारी तंत्र है वहां तो भाई नियम कानून सब लिखे होते हैं। दूसरा क्या निष्पक्ष होते हैं, नौकरशाही भाई सभी को काम निष्पक्षता के साथ करना होता है और सबको भाई अपने अधिकारी अपने ऊपर वालों की बात माननी होती है। नौकरशाही में तो यही तो होता है। नौकरशाही भाई योग्यता के आधार पर भर्ती होती है। नौकरशाही जो होती है देखो ना नौकरियों भाई तो जिसकी जितनी योग्यता है वो वैसी भर्ती की जाती है। नौकरशाही भाई निश्चित वेतन मिलता है, फिक्स सैलरी होती है नौकरशाही में। अगर आप कोई अधिकारी फधिकारी हो या आप सरकारी कोई भी नौकरी वोकरी करोगे तो नौकरशाही बोलते भाई। नौकरी मतलब नौकरशाही, जो नौकरी कोई भी करा चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट एक प्रकार की नौकरशाही है। तो नौकरशाही भाई एक तो सैलरी फिक्स रहती है। यहाँ पर बाद में आपको रिटायर भी कर देते नौकरशाही में, होता नहीं है भाई नौकरी में तो रिटायर नहीं होता आ जाता है, ठीक है रिटायर भी कर देते, सैलरी फिक्स होती है। और यहाँ पर योग्यता यानी कह सकते योग्यता के आधार पर ही भाई मेरे नौकरशाही में आदमी कोई जाता है। आपको छोटा पद मिलेगा बड़ा पद मिलेगा ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। नौकरशाही की बात करें, नौकरशाही क्या करती भाई, एक नौकरशाही में खासियत है कि भाई जो स्किल्ड लोग होते जो काम करने में बढ़िया होते उन्हीं को लेती है। नौकरशाही भाई निष्पक्ष है, ईमानदारी के साथ लोगों की भर्ती करती, इसमें बेईमानी नहीं होती खास तौर से। नौकरशाही क्या करती है आगे चल करके भाई बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार बहुत करती है नौकरशाही। देखते नहीं हमारे देश में भाई मेरे जो अधिकारी है सरकारी प्राइवेट भाई सब करप्शन। नौकरशाही भाई मेरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कठोर होती है, इनमें कोई मानवीय संवेदना नहीं होती है। तो भाई मेरे आपके एग्जाम में पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और शक्ति और सत्ता क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैं बता रहा हूं यही आपको पेपर में भी लिख करके आना है, ठीक है। अगला हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा मैक्स वेबर की भाई मेरे विचारों की बात करेंगे। आदर्श प्रारूप पर इसने क्या विचार दिया, सामाजिक क्रिया पर इन्होंने क्या विचार दिया, धर्म और अर्थशास्त्र पर इन्होंने अपने क्या विचार दिए, किसने भाई मेरे मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर जो है इसके मुख्य विचारों की बात करेंगे। इन्होंने भाई जो मैक्स वेबर है इसने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। समाज एक प्रकार से क्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, सामाजिक घटनाओं की बात करता है। समाज जो केवल घटनाओं नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से है, यानी मैक्स वेबर के भाई हम विचारों की बात करेंगे। तो मैक्स वेबर का भाई मेरे पहला विचार क्या, आदर्श प्रारूप यानी आइडियल टाइप की बात करता है। देखो आदर्श प्रारूप क्या है, एक वैचारिक उपकरण है जो वास्तविक शुद्ध और स्पष्ट बात। आदर्श प्रारूप क्या है, यह वास्तविक समाज नहीं बल्कि विश्लेषण करता है। यानी आदर्श प्रारूप में कह सकते जो खासतौर से जो वेबर है, वेबर ही है ना भाई मेरे, मैक्स वेबर की बात करें तो आदर्श प्रारूप में मैक्स वेबर कहता है कि भाई जो समाज है उसका विश्लेषण सही से करना चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे समाज में भाई नौकरशाही है, अधिकारी है, पैसा पूंजीवाद है और जो सत्ता है, इसके यानी कह सकते कि आदर्श समाज कैसे होगा भाई। मैक्स वेबर कहता है कि बढ़िया समाज कैसे होगा, बढ़िया समाज कैसे होगा भाई, जिस समाज में नौकरशाही, जिस समाज में अधिकारी तंत्र है, जिस समाज में भैया पूंजीवाद है, जिस समाज में भाई मेरे पारंपरिक सत्ता है, वही आदर्श समाज है। यानी मैक्स वेबर आदर्श समाज को किसको मानता भाई मेरे, जहां पर राजा है। बढ़िया समाज सोसाइटी कौन सी है, जहां पर राजा है, जहां पर राजाओं के नौकरशाह है, मंत्री संतरी हैं और जहां पर भाई मेरे पूंजीवाद है, इसी को कह सकते हैं आदर्श समाज को लेकर के कौन मानता, वेबर कहता। बढ़िया समाज कौन सा होगा, जहां पर भाई मेरे एक प्रकार से कह सकते हो कि अधिकारी तंत्र होगा, ठीक है, पूंजीवाद होगा और कह सकते भाई मेरे पारंपरिक सत्ता होगी, वो आदर्श समाज है। यानी अच्छा समाज बढ़िया समाज कैसे होगा, मैक्स वेबर कहता है कि भाई मेरे तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो भाई मेरे वहां पर क्या हो, अधिकारी तंत्र हो, पूंजीवाद हो और पारंपरिक सत्ता, यही आदर्श समाज है भाई मेरे। सामाजिक क्रिया को लेकर के भाई मेरे मैक्स वेबर की क्या विचार है, यानी सोशल एक्शन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मैक्स वेबर भाई सामाजिक क्रिया व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को ध्यान में रख करके काम करता। सामाजिक क्रिया मतलब समझते हो क्या, कि भाई हमारे समाज में हर कोई आदमी दूसरे को ध्यान में रख करके काम कर रहा है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बताता है कि भाई मेरे व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को, यानी दूसरा आदमी क्या काम कर, यानी दूसरे आदमी हमारे हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उसी के ध्यान में रखकर भाई हम लोग काम करते हैं। यही सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है भाई मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर कह सकते भाई मेरे उद्देश्यपूर्ण तर्क संगत क्रिया की बात करता कि समाज में भाई मेरे जो भी लोग हैं वो लक्ष्य बना करके, टारगेट बना करके काम करते हैं। जिससे भाई मेरे अगर हमको कोई व्यवसाय करना, कोई व्यापार करना है तो उसके लिए भाई मेरे एक प्रकार से टारगेट बना लो, उद्देश्य बना लो। उद्देश्य बना करके भाई हमें व्यवसाय करना चाहिए या हमें
व्यवसाय करना, कुछ भी काम करना तो उद्देश्यों के साथ करिए, मैक्स वेबर कहता है। मूल्य परक तर्क संघी क्रिया, यानी मैक्स वेबर का माना कि भाई नैतिकता और धार्मिक मूल्य भाई मेरे सबसे बड़े हैं। समाज में जो हमारी नैतिकता है, जो भाईचारा, जो ईमानदारी है, जो वैल्यू है, और जो धार्मिक मूल्य है, यही कह सकते भाई हमारे समाज में सबसे बड़े हैं। समाज जो है वो नैतिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर चल रहा भाई मेरे। कौन कहता? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बताता भाई जो हमारा समाज, जो हमारा समाज है वो नैतिकता के आधार पर और धर्म पर ही कह सकते भाई मेरे पूरा समाज चल रहा है। ये कह सकते हैं कि भाई मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। जैसे सत्य के लिए बलिदान दे देना, हमारे भाई बोलते ना कि भाई सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे देनी चाहिए, यही इसी से भाई हमारा समाज चल रहा है। कौन कहता? मैक्स वेबर कहता है। भावनात्मक क्रिया, मैक्स वेबर कहते हैं हमारा जो समाज भैया भावनाओं पर चल रहा है। क्रोध में किया गया काम, कई बार होता है भाई हम लोग भाई कई बार गुस्से में काम कर देते हैं, तो मैक्स वेबर कहता है कि हमारा समाज भाई भावनात्मक रूप से चल रहा है, लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, यानी इमोशन ही कह सकते हैं हमारे समाज को चला रहा है। ठीक है, इमोशनल टच सबका बना हुआ, यही सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। पारंपरिक क्रिया, भाई कह सकते हैं मैक्स वेबर कहता है कि हमारे समाज में जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो पूजा पद्धति है, इसी से भाई मेरे हमारा पूरा समाज चलता है। यानी हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो परंपराओं के जरिए, रीति रिवाजों के जरिए, शादी विवाहों के जरिए हमारा पूरा समाज इसी से चलता है। इसी को बोलते हैं भाई सामाजिक क्रिया कैसे, यानी मैक्स वेबर कहते हैं भाई हमारा समाज कैसे चलता है। तो इसको लेकर के भाई मेरे इसने अपने विचार दिए, किसने दिए भाई? वेबर ने अपने विचार दिए। मैक्स वेबर का भाई धर्म पर और अर्थव्यवस्था पर क्या विचार है? तो धर्म को लेकर के तो मैंने बता दिया। मैक्स वेबर भाई मेरे ये धार्मिक नैतिकता की बात करता है। कौन? मैक्स वेबर का कि धर्म में भी नैतिकता होनी चाहिए, यानी भैया कठोर श्रम विभाजन होना चाहिए, हम लोगों को अपने पर संयम रखना चाहिए। अब समय का दुरुपयोग मत करो भाई, मैक्स वेबर कहता है हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें समय की बचत करनी चाहिए और हमें अपने पैसों को बचाने को कहीं लगाना चाहिए। पूंजीवाद पर कह सकते हैं इसके क्या विचार हैं? तो कहता भाई मेरे मैक्स वेबर कहता जो पूंजीवाद है खाली लाभ कमाना चाहता है। पूंजीवाद भाई मेरे खाली पैसा कमाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। पूंजीवाद लोगों के जीवन में अनुशासन लाता है। कौन मानता भाई? मैक्स वेबर मानता है। पूंजीवाद लोगों के जीवन में अनुशासन लाता है और पूंजीवाद भाई संगठन को बनाता है। कौन मानता है? वेबर मानता है। मैक्स वेबर का मानना है। तो भाई मार्क्स और वेबर की बाद में बात करेंगे, इन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए। तो भाई मेरे जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। यांत्रिक एकात्मकता क्या है और सवयी एकात्मकता क्या है? सवयी, तो ये दो एकात्मकता को लेकर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भाई यांत्रिक एकात्मकता क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई यांत्रिक एकात्मकता क्या है। एकात्मकता मतलब समझते भाई समाज को कैसे एकजुट करना है, यानी हमारा समाज किस प्रकार से एकता में बंधा हुआ है, ये कैसे होता है, इसी बात कही हो रही है। यानी जो हमारा समाज है भाई मेरे, यांत्रिक एकात्मकता क्या है, यानी हमारा समाज एक प्रकार से भाई यंत्र है, यंत्र नहीं है, गैजेट्स के रूप में एकजुट है। जैसे यांत्रिक एकात्मकता क्या है? तो जो यांत्रिक एकात्मकता ये मानती है समाज जो है समानता पर आधारित है, यानी यांत्रिक एकात्मकता मानती भाई मेरे जो हमारा समाज है वो समानता, समाज में भाई मेरे समानता है, समाज में बराबरी है, इस पर हमारा समाज, इसलिए हमारा समाज एकजुट है क्योंकि समाज में बराबरी है। ये कौन मानता है? यांत्रिक एकात्मकता के लोगों को मानना कि समाज भैया समानता पर आधारित है, समाज में भाई मेरे सभी को समान अधिकार है, सभी को समान चीजें मिले, यही यांत्रिक एकात्मकता है। दूसरा क्या है? दंडात्मक नियमों की मान्यता। यांत्रिक एकात्मकता का मानना कि हमारे समाज में भाई मेरे जो नियम कानून को नहीं मानता उसको दंड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। क्या है? यांत्रिक एकात्मकता का मानना कि भाई समाज में जो नियम कानून को नहीं मानेगा उसको दंडित किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। यांत्रिक जो एकात्मकता है ये पीनल कानून का चलन, एक कैसे थी यांत्रिक जो एकात्मकता कहती कि समाज में नियम कानूनों को हमेशा चलते रहना चाहिए, समाज में नियम कानून ही है जो समाज को एकजुट रखते बनाए रखते हैं। यांत्रिक जो एकात्मकता है ये उच्च की बात करती है, यानी आयतन ज्यादा होने चाहिए, यानी हर तीव्रता की बात करती है, अनिश्चितता की बात करती है। ये कौन कहता भाई? यांत्रिक एकात्मकता जो है, यांत्रिक जो एकात्मकता है भाई मेरे कह सकते धर्म की बात करती है। ये कहती धर्म के आधार पर भाई हमारा समाज जो है एकता धर्म के कारण आती है। यानी यांत्रिक जो एकात्मकता है कहती भाई मानव का कल्याण होना चाहिए
वाद विवाद जो समाज में जो समस्या है उसका समाधान हमको मिलकर करना चाहिए। यांत्रिक एकात्मकता जो जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई देती है। यांत्रिक एकात्मकता क्या है? दूसरा होती भाई सवयी, सवयी एकात्मकता क्या है? तो सवयी जो एकात्मकता है कहती भाई श्रम विभाजन पर आधारित है। सवयी सवयी जो एकात्मकता कहती कि जो हमारा समाज है वो काम के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर भाई मेरे हमारा समाज बटा हुआ है। सवयी जो एकात्मकता कहती समाज में भाई मेरे लोग काम के आधार पर, ठीक है, बाजार के आधार पर, मजदूर और कह सकते पूंजीपति के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ है। ये कौन कहता भाई? सवयी एकात्मकता। दूसरा क्या? क्षति पूरक नियम की बात करता है। भाई सवयी एकात्मकता कहती कि भाई हमारे समाज में क्षति पूरक नियम है, जिसको अगर कोई क्षति हो जाती है, कोई घाटा हो जाता है तो उसका नियम भाई उसको पूरा करना। सवयी एकात्मकता कहती भाई सहयोग, सवयी एकात्मकता कहती जो हमारा समाज है सहयोग के जरिए चलता है, कानून के जरिए चलता है, प्रशासन के जरिए चलता है। कौन कहता है? सवयी एकात्मकता कहती है। सवयी एकात्मकता जो कैसी थी भाई? निम्न आयतन होना चाहिए, निम्न तीव्रता होनी चाहिए, निम्न अनिश्चितता होनी चाहिए। सवयी एकात्मकता भाई धर्म निरपेक्षता की बात करती है। सवयी एकात्मकता की भाई कि सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए। सवयी एकात्मकता कहते भाई धर्म को नहीं मानती है, बल्कि कहती भाई धर्म जो है वो सभी धर्मों को मानो, सभी धर्मों को बराबर मानो। तो धर्म में किसका विश्वास नहीं भाई? सवयी एकात्मकता की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। देखिए भाई मेरे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, यांत्रिक एकात्मकता और सवयी यानी जैविक एकात्मकता क्या है? तो देखेगा ये दुर्खिम का विचार है। एमाइल दुर्खिम ने भाई मेरे दो प्रकार की एकात्मकता के विचार दिए थे। एमाइल दुर्खिम ने अपनी किताब, इसने किताब लिख रखी थी भाई मेरे 1893 में, द डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी। तो भाई मेरे दुर्खिम ने किताब लिखी है, किताब का नाम क्या है? द डिवीजन ऑफ द लेबर सोसाइटी, 1893 में छपी। इसमें उसने सामाजिक एकता को लेकर के अपने सिद्धांत दिए हैं। इसने बोला कि जो यानी सोशल सामाजिक एकता को लेकर के इसने क्या सिद्धांत दिया? पहला सिद्धांत दिया यांत्रिक एकात्मकता, दूसरी के सवयी यानी जैविक एकात्मकता को लेकर के किसने विचार दिए? भाई मेरे दुर्खिम ने अपने विचार दिए। दुर्खिम भाई मेरे यांत्रिक एकात्मकता की बात करता है। यांत्रिक एकात्मकता वह है सामाजिक एकता जो समानता पर है, यानी दुर्खिम कहता है जो हमारा समाज है भाई मैंने वो समानता के आधार पर हमारा समाज है। ये कौन कहता है? ये यांत्रिक एकात्मकता में दुर्खिम कहता है। जैसे हमारा जो समाज है, जैसे पहले भाई मेरे आदिम समाज था, पहले लोग भाई मेरे जंगलों में रहते थे, जीवन यापन करते थे। भाई फिर लोगों ने कह सकते खेती करना शुरू कर दिया, जनजाति में रहना शुरू कर दिया, फिर कह सकते भाई मेरे हमारा ग्रामीण समाज आया। इस प्रकार से भाई हमारा समाज चला है, एकजुट हुआ है। सवयी एकात्मकता क्या है? यानी जैविक एकात्मकता इसको बोलते हैं। तो सावावी एकात्मकता क्या है? यानी सामाजिक एकता जो विविधता है, यानी जैविक एकात्मकता बताती कि जो हमारा समाज है उसमें बहुत ज्यादा विविधता है और समाज में भाई मेरे हर कोई आदमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैविक एकात्मकता या सवयी एकात्मकता हमको बताती कि समाज में बहुत ज्यादा विविधता है और हमारा समाज भैया एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ठीक है, सवयी यानी जैविक एकात्मकता हमको बताती है भाई मेरे समाज जो है वो उद्योग धंधों और औद्योगिक दोनों आधार पे समाज है। समाज में भाई जो श्रम विभाजन है बहुत जटिल है। समाज में भाई व्यक्ति की अलग पहचान है, समाज में नियम कानून का संबंध है। सवयी एकात्मकता भाई आधुनिक समाज की बात करती है जिसमें उद्योग धंधे लग गए, उसकी कौन बात करता है? सवयी एकात्मकता। तो भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है यांत्रिक एकात्मकता या साव्ययी यानी कह सकते जैविक एकात्मकता। इसको लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी कह सकते हो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो जो बता रहा हूं सारे करके जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? एमाइल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य को लेकर के इसने क्या सिद्धांत दिया? किसने? भाई मेरे दुर्खिम की सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा वो भाई मेरे सामाजिक तथ्य है। यानी दुर्खिम सामाजिक तथ्य के बारे में क्या कहता है? देखिएगा, सामाजिक तथ्य की परिभाषा क्या है? यानी दुर्खिम कहता कि जो समाज है हमारा वो तरीकों, नियमों या विश्वासों से भाई हमारा समाज चलता है। तो दुर्खिम क्या मानता है? जो एमाइल दुर्खिम है उसने भाई एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सामाजिक तथ्य। ये जरूर आएगा, एग्जाम में आता है। तो भाई दुर्खिम का सामाजिक तथ्य क्या है? तो दुर्खिम का मानता कि जो हमारा समाज है उस तरीकों के जरिए, नियमों के जरिए, विश्वासों के जरिए भाई हमारा पूरा समाज चलता है। यही
दुर्खिम का भाई सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट का सिद्धांत है। इसने क्या बोला, दुर्खिम कहता भाई जो व्यक्ति है व्यक्ति से बाहर होते हैं, यानी जो व्यक्ति होता है वो भाई मेरे क्या होता है, व्यक्ति से बाहर होते हैं, व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। यानी क्या है भाई, जो नियम है हमारे समाज में, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, विश्वास होते हैं, वो व्यक्ति से बाहर होते हैं। यानी जैसे मैं एक इंसान हूं भाई मेरे, लेकिन समाज में नियम है, कानून है, शादी है, ब्याह है, समाज में तमाम तरीके की चीजें हैं, वो भाई मेरे हमसे बाहर होती हैं, लेकिन हम लोगों पर क्या डालती है, दबाव डालती है ना। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे तुम हो भाई मेरे, तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन समाज का दबाव पड़ता है, भाई शादी करनी पड़ती है। समाज में जो नियम कानून है भाई उनको मानना पड़ता है ना। समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम है, जो कानून है, जो विश्वास है, जो मूल्य है, उसको भाई मेरे हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। यही सामाजिक तथ्य है। भाई आप कितने बड़े हो जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपको भाई हमारे समाज के जो नियम कानून है, जो कायदे हैं, जो मूल्य, जो विश्वास हैं, उसको भैया मानना ही पड़ेगा। यही कहता कि भाई इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य में यही कह रहे हैं। इमाइल दुर्खिम का जो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत है यही बता रहा है कि भाई मेरे कि समाज में आपको नियमों को, कानूनों को, मूल्यों को, विश्वासों को मानना पड़ेगा। आपको अपने से जो बड़े हैं उनकी बातें माननी पड़ेगी। आपके लिए जो नियम कानून बनाए गए उनको मानना पड़ेगा। आप नियमों कानूनों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जैसे भाई हमारे समाज में दुनिया भर के कानून बने हैं, हमारे समाज में नैतिकता है भाई, अपने से बड़ों का पैर छूना है, उनको नमस्ते करना है, आपके घर पर कोई आता तो भैया उसको खाना खिलाना है। हमारे समाज में भाई कई सारी परंपराएं हैं, जैसे आपको शादी विवाह करना पड़ेगा, ठीक है। समाज में विवाह की परंपरा है, समाज में भाई हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, समाज में भाषा है, समाज में धर्म है, भाई इन चीजों को आपको मानना ही पड़ेगा। यही क्या है, इमाइल दुर्खिम का भैया सामाजिक तथ्य का सिद्धांत है। तो इमाइल दुर्खिम अपने सामाजिक तथ्य के सिद्धांत में कहता है कि समाज में जो नियम है, जो कानून है, जो विश्वास है, उसी से भाई मेरे हमारा समाज पूरा चलता है। यही सामाजिक सच्चाई है। समाज की सच्चाई क्या कि समाज में नियम, जो कानून है, जो परंपराएं, जो नैतिकता, जो भाषा है, इसी से हमारा पूरा समाज चलता है। सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम का कहता है कि जो हमारा सोशल फैक्ट है, समाज में तो यही भाई ना कानून है, नियम है, नैतिकता है, परंपरा है, भाषा है, धर्म है, इसी के बेस पर भाई मेरे हमारा पूरा समाज चलता है। यही सामाजिक तथ्य है, ये सोशल फैक्ट है। और दुर्खिम का भाई मेरे सामाजिक तथ्य का सिद्धांत यही है, उसमें ये बातें यही कह रहा। अब भाई दुर्खिम ने भाई आत्महत्या पर अपने क्या विचार दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आत्महत्या पर विचार बताओ। कई बार पूछेगा कि जैसे कई बार पूछ लेगा मैक्स वेबर की आत्महत्या पर किसने क्या विचार दिए हैं, दुर्खिम ने क्या दिया, फलाने ने क्या दिया, तो आत्महत्या का विचार क्या है। तो देखिए भाई इमाइल दुर्खिम ने भाई मेरे एक किताब लिखी है, ठीक है, जिसका जो किताब है क्या है भाई, सुसाइड नाम की दुर्खिम ने भैया एक किताब लिखी। कब लिखी भाई मेरे, 1897 में लिखी गई। 1987 में दुर्खिम ने भैया किताब लिखी जिसका नाम है सुसाइड। किताबे का नाम सुसाइड रख दिया भाई मेरे। समाज शास्त्र में बहुत बड़ी किताब मानी जाती है, मील का पत्थर मानी जाती है भाई। इसने आत्महत्या में क्या बोला, आत्महत्या का विचार क्या भाई, इसने बोला, इसने सिद्ध किया कि जो आत्महत्या है वो व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कारण। भाई मेरे अगर कोई आदमी सुसाइड करता है ना, याद रखिएगा, अगर हमारे समाज में कोई आदमी सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो व्यक्ति नहीं करता भाई, समाज के कारणों से। समाज दबाव डालता, प्रेशर डालता है, इसलिए भाई मेरे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में अपने मन से आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन समाज का इतना प्रेशर होता है, समाज का इतना दबाव होता है, समाज उसको इतना भैया गरियाता है, समाज उसको कह सकते हैं उसकी आलोचना करता है। व्यक्ति समाज से इतना डर जाता है, समाज उस पर इतना प्रेशर डालता है, हमारे समाज का, सोसाइटी का होता है कि भाई कोई भी आदमी आत्महत्या कर लेता है। कोई भी आदमी अपने मन से आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि उसकी परिस्थितियां और हमारा जो सोसाइटी है, समाज हमारे लिए ऐसी परिस्थिति बना देता है कि भाई मेरे एक समय के बाद आदमी सुसाइड कर लेता। क्यों कर लेता है, वो अपने मन से नहीं करता भैया मेरे, उसका विचार नहीं है, बल्कि समाज ने उसको परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया। सामाजिक कारण ही कह सकते आत्महत्या के पीछे हैं। कोई व्यक्ति भैया मेरे अपने मन से सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या के प्रकार क्या हैं भाई, कितने प्रकार के सुसाइड होते हैं, तो आत्महत्या के प्रकार क्या है भाई। पहली जो आत्महत्या स्वार्थी आत्महत्या है, जब कोई आदमी सामाजिक एकीकरण के कारण, जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, तो कई बार आदमी अकेलापन महसूस करता है कि भाई उसको लगता कि अब हमारा कोई नहीं है, तो कई बार आदमी आत्महत्या कर लेता है। एक ऐसी आत्महत्या है, ये स्वार्थी आत्महत्या है कि आप अपने ईगो में आकर के आपने सुसाइड कर लिया कि भाई मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। जैसे कई बार होता नहीं
भाई किसी को, जैसे लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, जिसे होता ना कई बार लड़के लड़कियों के संबंध टूट जाते हैं, कह सकते हो गया, तो इसमें भी लोग जब आत्महत्या कर लेते भाई स्वार्थी आत्महत्या है। क्या है कि भाई आपने अपने ईगो में आकर के, अहंकार में आकर के, अकेलेपन में आकर के, इमोशनल होकर के आत्महत्या कर दे भैया, ये तो स्वार्थी आत्महत्या है। क्या है कि स्वार्थी आत्महत्या क्या है कि अकेले, आपको अकेलापन लग रहा है, जैसे मान लो लड़का लड़की प्यार करते थे, भाई लड़की किसी और के साथ चली गई, लड़का को छोड़ दिया, तो लड़का अगर सुसाइड कर ले रहा है, क्या है ये अकेलेपन की आत्महत्या है, ये स्वार्थी आत्महत्या इसको बोलेगा। आप भैया अपने स्वार्थ के लिए तुमने सुसाइड कर लिया, स्वार्थी हो। दूसरा होता परोपकारी आत्महत्या, भाई दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए आपने सुसाइड कर लिया, ये क्या है भाई, एक प्रकार से बोलते हैं परोपकारी, भाई दूसरे का भला हो जाएगा। जैसे होता नहीं कि जैसे मान लीजिए भाई मेरे कोई आदमी किसी की भलाई करने के लिए, भाई मेरे मरने से अगर समाज का भला होगा भैया चलो मैं मर जाता हूं, ये क्या है, ये सामाजिक आत्महत्या है कि आपने सुसाइड तो किया लेकिन समाज की भलाई को ध्यान में रख करके अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करा भाई मेरे, इस परोपकारी आत्महत्या है। परोपकार, बढ़िया काम कर रहे हो भाई, सुसाइड तो रहे लेकिन तुम्हारे सुसाइड करने के समाज का भैया भला होगा, ये भाई परोपकारी आत्महत्या। अगला क्या भाई, ओनो ओनो ओनोमिक आत्महत्या क्या है, सामाजिक नियमों, भाई समाज में इतने नियम का देखो, ओनोमिक आत्महत्या क्या होती है, ओनोमिक का मतलब भाई समाज में जो नियम कानून ही नहीं है, आपको डराया जाता है, आपको आप पर पैसे की कमी है, समाज में आपको सपोर्ट नहीं है, इसलिए भाई कई बार आत्महत्या आदमी कर लेता है। फाइनेंशियली, आर्थिक तंगी के कारण भैया अगर किसी ने आत्महत्या कर ली, या परिवार उसका एक प्रकार से ठीक नहीं है, पर कोई परेशान कर रहा आपको, तब अगर आप आत्महत्या करते, कौन सी आत्महत्या भाई मेरे, अनोमिक आत्महत्या क्या होती है कि आर्थिक तंगी, कई बार देखो भाई पैसा नहीं था, कर्जा बहुत ज्यादा होगा तो भाई आदमी ने सुसाइड कर लिया, एक कैसी आत्महत्या भाई मेरे, ये भाई मेरे होती है अनोमिक आत्महत्या कि भाई मेरे पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया था, देखने बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो भाई मेरे इसको बोलते भाई अनोमिक आत्महत्या कि भाई मेरे कर्जदार हो गए थे, सबका पैसा खा लिए थे और तब आत्महत्या करे, भाई इसको बोलते हैं हम लोग अनोमिक आत्महत्या बोलते हैं। अगला क्या, भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या क्या भाई मेरे, बहुत ज्यादा नियंत्रण था, यानी भविष्य की, कई बार आदमी सोचता भाई हमारा तो फ्यूचर खराब हो गया तो आत्महत्या कर लेता है, इसको बोलते हैं भाग्यवादी, यानी आप अपने भाग्य को लेकर के इतने परेशान थे भैया आगे जीवन मेरे क्या होगा, आपने सुसाइड कर लिया, या भाई मेरे भाग्यवादी आत्महत्या, यानी आपने बहुत ज्यादा भाव, यानी जैसे कई बार होता ना, जैसे कई बार बच्चे होते भाई मेरे पेपर ऊपर देते रहते, दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो आदमी सोचता रहे मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो भविष्य ही खराब हो गया, भविष्य में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो आदमी सुसाइड कर लेता है, मर जाते हैं लोग भाई मेरे, इसको बोलते हैं भाई मेरे भाग्यवादी आत्महत्या। ये भी आत्महत्या लेकिन भाग्यवादी, यानी आप अपने भाग्य को लेकर के परेशान थे, अरे भाई फ्यूचर मेरा खराब हो गया, होते नहीं जो बच्चे भाई मेरे आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, या सरकारी नौकरी को जो लोग तैयारी करते हैं और जब भाई उनको सफलता नहीं मिलती है तो ऐसे लोग सुसाइड जब करते हैं, इसको बोलते हैं भाई भाग्यवादी, यानी उनको लगा कि भाई अब मेरा भविष्य अंधकार में है, मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं बचा, फ्यूचर बर्बाद हो गया, भविष्य में मैं क्या करूंगा, और ऐसे में समय में जो व्यक्ति आत्महत्या करता है इसको बोलते भाई मेरे भाग्यवादी आत्महत्या। समझ गए, और ये मैं जितने बता रहा हूं कि भाई मेरे सारे करके जाना, कोई भी छोड़े नहीं गए। देखिएगा, धर्म पर दुर्खिम के विचार बताओ भाई, धर्म पर भाई मेरे दुर्खिम के क्या विचार हैं, तो धर्म को लेकर के दुर्खिम क्या कहता है, धर्म जो है, धर्म विश्वास और प्रथाओं की व्यवस्था है। दुर्खिम कहता है कि जो धर्म होता है उसमें विश्वास होते हैं और उसमें भाई प्रथाएं होती, धर्म को लेकर के दुर्खिम का माना कि जो हमारा धर्म है उसमें तमाम तरह के विश्वास है, लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, और जो धर्म में भाई प्रथा होती ना, हर परंपराओं को मानते हैं। तो धर्म क्या है, धर्म भैया हमको बताता है कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है, धर्म ही हमको बताता है कि क्या चीज पवित्र है, क्या चीज अपवित्र है, धर्म हमको बताता है हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म लोगों को भैया एकजुट करता है, धर्म क्या है, लोगों को एकजुट करता है। किसका मानना भाई, दुर्खिम का मानना है। इसका प्रमुख अवधारणा क्या है, दुर्खिम ने भाई मेरे पवित्र और अपवित्र को लेकर के अपने विचार दिए। दुर्खिम कहता भाई धर्म ही हमको बताता क्या पवित्र है, पवित्र क्या है, जो विशेष हो, जिसकी पूजा की जाती भाई वो पवित्र है। अपवित्र क्या है, जो सामान्य है, जो नॉर्मल चीजें होती है उसको अपवित्र कौन मानता भाई, दुर्खिम मानता है। दुर्खिम ने भाई मेरे एक सिद्धांत, जिसका नाम है टोटमवाद। टोटम क्या लिखोगे, टोटमवाद। टोटमवाद क्या है, आदि धर्म को सरलता से रूप में जब लाया जाता, जो प्राचीन काल का भाई जो धर्म था भाई मेरे, आदि काल में, या कह सकते जब भाई में मनुष्य जंगलों में रहता था, जो जंगलों में निवास करता था, उस समय भाई हमारा धर्म क्या था, वो बहुत सरल था, बहुत
भाई मेरे, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवर का शिकार करता था और जंगल में जो कंदमूल होते थे उनको खा लेता था, तो उस समय कौन सा धर्म था? उस समय भैया धर्म बहुत ज्यादा सरल धर्म था, बहुत सिंपल धर्म था। उस धर्म को क्या बोला जाता है? उसी धर्म को हम लोग कहते हैं भाई टोटमवाद। उसको दुर्खिम ने कह सकते, उसको दुर्खिम ने भैया क्या बोला? टोटमवाद बोला। दुर्खिम का निष्कर्ष क्या? धर्म वास्तव में समाज की पूजा है। भाई दुर्खिम क्या कहता है धर्म को लेकर के? धर्म जो है भाई समाज की असली पूजा है। क्या है? समाज की असली पूजा ही भाई मेरे धर्म है। ठीक है। और टोटमवाद को लेकर के भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो जो मैं बता रहा हूं सारे करके जाइए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मैंने बताया उसको जरूर करके जाइएगा। अगला हमारा एक क्वेश्चन भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? उसके नियम देखो। कार्ल मार्क्स ने भाई मेरे एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स पता क्या कहता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो देखिएगा, यानी भौतिकवाद पारिस्थितिक, देखो कार्ल मार्क्स कहता है भाई मेरे जो हमारा समाज है, जो हमारा विचार है, जो हमारी संस्कृति है, ये सब भैया आर्थिक आधार पर निर्भर करता है। यानी कार्ल मार्क्स का मानना कि जो समाज है, जो विचार है, जो संस्कृति है, ये सब भैया आर्थिक आधार पर, पैसे और इकोनॉमी के लेवल पर भाई सब चीजें डिपेंड करती हैं। कार्ल मार्क्स कहता, कार्ल मार्क्स कहता भाई जो उत्पादन है, यानी जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, ये हमारे समाज की दिशा तय करता। कौन बता? कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स कहता है समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कार्ल मार्क्स का मानना है जो समाज है वो कभी भी रुकता नहीं है, समाज में हमेशा चेंज होता रहता है। परिवर्तन, परिवर्तन विरोधी के कारण भाई समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। कौन मानता है? कार्ल मार्क्स मानता है। अंतर्गत विरोध, भाई समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और आंतरिक विरोध भी, समाज में भाई हमेशा दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में हमेशा संघर्ष होगा, कार्ल मार्क्स मानता है। विरोध सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स का मानना कि हमारे समाज में जो विरोध होता है वही हमारे समाज में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। कौन मानता है? कौन मानता है भाई? कार्ल मार्क्स मानता है। कार्ल मार्क्स ने भाई मेरे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम दिए हैं। विरोधों की एकता और संघर्ष का नियम दिया है। कहते भाई हमारे समाज में जो विरोध है उससे समाज में एकता आती है और संघर्ष होता है। जिसे प्रत्येक वस्तु समाज में विरोधी तत्व है। भाई समाज में जो भी वस्तु है वो क्या करती? विरोध है। जैसे समाज में भाई मेरे शोषित है और शोषक है। जिसे भाई समाज में अगर आप देखोगे तो भाई एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ मजदूर है, ये हमेशा भाई हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। और इसी से भाई समाज में परिवर्तन आता है, जो संघर्ष होता है। समाज में भाई मेरे मात्रा से गुण में परिवर्तन होता। समाज हमारा भाई, समाज में हमेशा छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन होता। नहीं, समाज में भाई मेरे जो परिवर्तन बदलाव होता है, धीरे छोटे छोटे बदलाव होते हैं और फिर धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे शोषण बढ़ते बढ़ते एक दिन भाई क्रांति, भाई मान लीजिए अगर गरीबों का, मजदूरों का लगातार शोषण होगा तो एक दिन भैया गरीब मजदूर जाकर के क्रांति कर देगा। यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कहा जा रहा है। निषेध का नियम, निषेध का नियम में क्या कहता है भाई? नया 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 समाज पुराने समाज को नकारता है। देखने भाई, पूरा जो नए लोग होते हैं, जो नया समाज होता है वो हमेशा भाई पुराने समाज को मानता नहीं, कहता अरे वो तो जाहिल थे, गंवार थे, उनको कुछ नहीं आता था ना। यानी जो नया समाज है हमेशा पुराने समाज की भैया बुराई करता है, उसको नहीं मानता है, लेकिन कुछ तथ्यों को अपना भी लेता है। समाज हमेशा उच्च स्तर पर, भाई समाज हमेशा डेवलपमेंट करता है, समाज हमेशा बदलता रहता है। सामाजिक विकास के इसने चरण बताए। भाई हमारा समाज कैसे आगे बढ़ा है? कार्ल मार्क्स भाई कार्ल मार्क्स भाई सबसे पहले जो आदमी था ना वो भाई मेरे जंगलों में रहता था। सबको पता ना, जिसको आदिम समाज कहा जाता। आदिम समाज में क्या था भाई? लोग भाई मेरे जंगलों में रहते थे, ना तो किसी के पास घर था, ना किसी के पास संपत्ति थी, ना तो कोई किसी का शोषण करता था भाई आदिम समाज में। आदिम समाज के भाई क्या आया? उत्पादन समाज। उत्पादन समाज में कह सकते लोगों ने भाई मेरे, जो लोग जंगल में रहते थे उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया और औजार चलाना शुरू किया। समाज में थोड़ा बदलाव आया। भाई फिर समाज में क्या? दास समाज आया। दास समाज में कह सकते भाई जब कह सकते एक प्रकार से गुलाम बना करके, दास बना करके काम करवाया जाता, जिसमें स्वामी और दास होते थे। दास जो समाज था भाई प्राचीन रोम और ग्रीस में आया था, दास समाज आया था। ठीक है। अगला भाई साम्यवादी समाज। जब समाज में साम्यवाद आ गया, साम्यवाद में कौन होता था? यहां पर कह सकते भाई यहां पर किसान होते थे, किसान होते थे और जमींदार होते थे, इसको बोलते सामंती समाज। सामंती समाज के बाद भाई मेरे आज का जो समाज है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज भाई उसको बोलते हैं कि जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी और इसमें मजदूर काम करता है। पूंजीवादी समाज भाई आज का समाज बात करते हैं, जिसमें भी खूब सारा शोषण है।
तो भाई मेरे अमीर गरीब के बीच कह सकते हैं पूंजीवाद में खाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी, आर्थिक संकट है। तो भाई कार्ल मार्क्स का कह सकते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने मैंने बता रखा है ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है भाई मेरे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इतना जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आपको सब यही देखने को मिलेगा।